सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। फाइनली तुम्हारे लिए तुम्हारे आकाश भैया लेके आए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। तुमसे वादा किया था कि भाई तुम्हें हर चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी मिलने वाला है, तो लीजिए तुम्हारे लिए फाइनली तुम्हारे भैया लेके आ चुके हैं रैपिड रिवीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो जितने लोगों ने भी ये वन शॉट में पूरा चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसी चैनल के ऊपर आकाश की 9th एंड 10th साइंस के ऊपर तुम्हें मिल जाएगा वन शॉट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर तुम्हें पूरा वन शॉट देखना है, बिल्कुल डिटेल में देखना है विद क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड एवरीथिंग, तो वो तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। और अभी हम शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार रैपिड रिवीजन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो चलिए भी शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आता है, वो आता है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अरे बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो तुम किसी को देख के बता सकते हो। मतलब मेरी हाइट कितनी है, मेरा रंग कैसा है, मेरा वजन कितना है, ये सारी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अरे मुझे आग में डाल दिया तो मैं कैसे जलूंगा, अरे मुझे ठंडे पानी में डाल दिया तो मेरी स्किन पे कैसी रिएक्शन होगी, मतलब मैं दूसरी चीजों से रिएक्ट कैसे करूंगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जब मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, बस सामने से देख के मुझे बताना है कि भाई डेंसिटी कितनी है, भैया भारी कितने हैं, अगर कुछ मारेंगे तो आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई लस्टर की। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमकना। अच्छा भैया, मेटल्स चमकते हैं, लस्टर से नेचर होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, कॉपर चमकता है, सिल्वर, गोल्ड, इसलिए मम्मी पहनती है गोल्ड की ज्वेलरी, है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे चमकते हैं। वही मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो भाई ये नॉन लस्टरस होते हैं, ये कभी नहीं चमकते। लेकिन हाँ, हर बार तुम्हें केमिस्ट्री में, खासकर इस वाले चैप्टर में ना, कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखेंगी, मतलब एक्सेप्शंस दिखेंगे। मतलब जो होना होता है वो नहीं होता। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? जो होना होता है वो नहीं होता, जो नहीं होता वो होना होता है। अरे क्या चल रहा है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉन मेटल्स में ऐसा होगा तुम्हारे साथ में। क्या होगा मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स में? जैसे कि हमारे पास है एक्सेप्शन आयोडीन, मतलब आयोडीन एक नॉन मेटल है, बाकी कोई मेटल लस्टरस नहीं होता, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस होता है, जबकि बाकी सारे कैसे होते हैं? नॉन लस्टरस होता है। तो एक्सेप्शन कैसे याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा भैया आगे बताओ, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यार देखो, जनरली मेटल्स कौन होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेंपरेचर पे, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। ये भैया लिक्विड होता है, इसलिए थर्मामीटर में ऊपर नीचे क्या होता है? फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है भाई? एक एक्सेप्शन केस है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। नॉन मेटल्स की बात करो तो या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस होंगे, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है भाई? रूम टेंपरेचर पे ये होता है भाई तुम्हारा एक लिक्विड, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाओ भाई, हार्डनेस की बात करेंगे। भाई सॉलिड है तो हार्ड तो होंगे ही, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग, भाई टूटते नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है तुम्हारा? पोटेशियम, सोडियम, भाई ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको आप चाकू से काट सकते हो, तो ये बहुत हार्ड नहीं होते, एक्सेप्शन केस है। जबकि बात करें यार इसकी हार्डनेस में, नॉन मेटल्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है भाई? ये ना अगर तुम इन पे थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो ब्रेकिंग इजिली ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस, इनकी ब्रिटलनेस का कारण होता है। नॉन मेटल्स ब्रिटल इन नेचर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड क्या भैया? डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो केवल और केवल कार्बन से बना हुआ है, केवल और केवल कार्बन से बना हुआ है। और कार्बन तुम्हें पता है एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल को हमने ये पढ़ा है कि या तो ये सॉलिड होता है, फिर ये गैसेस होते हैं। सॉलिड में भी कैसे सॉलिड होते हैं? जो ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो टूट के बिखर जाते हैं, क्रिस्टल्स में से चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन डायमंड एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल से बनने वाला कंपाउंड है तो जो भाई कभी भी नहीं टूटता, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है यूनिवर्स का, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस है। आ जाओ आगे। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भैया? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि चिपके हुए होते हैं, सॉलिड होते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं भाई, ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जिस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अच्छा, एक्सेप्शन अगेन, सॉलिड और सोडियम और पोटेशियम, क्यों इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई? चक्कू से कट भी जाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, तो एक्सेप्शन केस है। वही बात करें नॉन मेटल्स की, तो भाई इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड ये नहीं होते। सॉलिड भी होते तो ब्रिटल होते हैं, आसानी से बिखर जाते हैं थोड़े से प्रेशर लगाने पे, अदरवाइज गैसेस होंगे, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स क्योंकि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो भाई मेटल्स जनरली पॉसेस हाई डेंसिटीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन व्हिच स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट, मतलब चिपके हुए होते हैं स्ट्रांग फोर्स से। एक्सेप्शन क्या है? ऑल एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई का मतलब है भाई सोडियम, पोटेशियम, ये तो चक्कू से कट जाते हैं, फिर से यही एक्सेप्शन तुम्हें बार-बार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, नॉन मेटल्स जनरली पॉसेस लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है, क्यों? क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? टू मेटल्स बिकॉज़ द पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। एग्जांपल्स क्या है इसके? सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे? लो डेंसिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगली प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स के लिए सोनोरिटी। भाई इसमें क्या होता है? जब दो मेटल्स आपस में टकराएंगे तो वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज सोनोरिटी, हम सोनोरिटी कहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की बात करूं तो भाई वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, चाहे तुम उन्हें कितना ही मार लो, तो वो क्या होंगे? नॉन सोनोरस होंगे, फिर सोनोरिटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगली है मेलिएबिलिटी। भैया मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को हैमर से बहुत पीटते हैं, पीटते 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 वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाता है ना, बिल्कुल एकदम क्या बन जाता है? एक बिल्कुल शीट बन जाता है, तो बेटा उसे कहते हैं हम लोग मेलिएबल, ठीक है। इसका होता है मेलिएबल नेचर, लेकिन मरकरी इसका एक्सेप्शन है क्योंकि मरकरी तो लिक्विड है, ठीक है। वही बात करें भाई नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको
कभी भी हैमर से मारोगे बिखर जाएंगे, कोई भी शीट नहीं बनाएंगे। वही बात करते हैं भाई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है? जब तुम किसी चीज को, किसी मेटल्स को, किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स की बात कर रहे हैं। तुम उसको खींचना शुरू कर दो, खींचो 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 खींचो, वो खींचता चला जाए, वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, बहुत लंबी वायर बन जाए, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं भाई डक्टाइल नेचर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी तो लिक्विड है, लेकिन बाकी सारे क्या है, खींच के वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि कॉपर की वायर बनती है, गोल्ड की भी वायर बन सकती है। ऑब्वियसली बात है, तुम घर में नहीं लगाओगे, अदरवाइज चोरी करके ले जाएगा भाई कोई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल इन नेचर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की। भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती है, हीट पास होती है कि नहीं होती है। तो मेटल्स की बात करूं तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन है लेड और मर्क्यूरी, इसमें ऐसा नहीं होता है, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। उसके बाद अगर बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट केवल एक कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को बोला गया है कि भैया ये तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, भैया ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास कर सकता है, तो इसलिए क्या है भैया? एक्सेप्शनल केस है। तो ये होती है तुम्हारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है भाई? आगे अपना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, मतलब यहां से हम शुरू कर रहे हैं भाई अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि हमारे मेटल्स रिएक्शन कैसे करते हैं। तो आज जल्दी से देखते हैं रिएक्शन कैसे करते हैं। अगर मेटल को तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, ठीक है ना, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से, एयर से, तो बन जाती है मेटल ऑक्साइड। अच्छा भैया, बात करें सोडियम पोटेशियम की, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन एट रूम टेंपरेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो ऑक्साइड बनती है वो बेसिक इन नेचर होती है, और बेसिक कौन होते हैं? व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अच्छा भैया, दे आर हाईली रिएक्टिव विद एयर, सो दैट्स व्हाई दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इनको खुला छोड़ भी नहीं सकते। अगर तुम इनको खुला छोड़ोगे तो भाई ये हवा में ही रहने से ही जलना शुरू हो जाएंगे, विगोरसली रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे, जिस वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें इससे नीचे अगर मैं आऊंगा तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेंपरेचर। ये नॉर्मली रूम टेंपरेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, खुद से खुद नहीं करेंगे। इन्हें भैया हीटिंग की जरूरत होती है, अगर आप हीट करोगे तभी ये जलेंगे एयर में, अदरवाइज ये नहीं जलेंगे, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगी भैया? सोडियम की ऑक्सीजन से करवाई तो Na2O बना, पोटेशियम की कराई तो K2O बना, मैग्नीशियम की MgO, एल्यूमिनियम की Al2O3, कॉपर की कॉपर ऑक्साइड, जिंक की जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखना कैसे बताया मैंने, प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं भाई। वैलेंसी पहले चैप्टर में अपने याद कीजिए ना, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा। वही बात करें मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है, 2 1 जा 2 कट जाओगे पहले, है ना। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में काटते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ध्यान रखना कॉपर ऑक्साइड जहां पे बनती है बेटा, ये होता है तुम्हारा एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड। कैसी होती है? ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड होती है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन सी? कॉपर ऑक्साइड जो होती है ब्लैक कलर की होती है। आगे बढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या क्या? मैग्नीशियम जब भी जलती है डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलती है भाई, वाइट डेजलिंग, याद है ना। मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, हमने पहले चैप्टर में देखा था, तो ये उसी का एग्जांपल है। उसके बाद बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एल्यूमिनियम और जिंक की बात कर लेते हैं भाई। एल्यूमिनियम और जो जिंक है ना, ये जो दोनों है, ये एक बार रिएक्शन करने के बाद एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से अपने ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं ना, सपोज करो देखो मेरे पास एक एल्यूमिनियम का एक मान लो एक पिलर है, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। ये लेयर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि यही चिपकी रह जाती है। जब ये यही चिपकी रह जाएगी तो अब फर्दर ऑक्सीजन इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर तो ये लेयर चिपकी रह गई, तो ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करने लगी। समझ रहे हो बात को? एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब एक बार अटैक होने के बाद फर्दर अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली लेयर बनने के बाद अब वही लेयर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है। किस केस में? जिंक में और अपने एल्यूमिनियम के केस में, और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसलिए एल्यूमिनियम और जिंक की चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की बात करो तो भाई डज नॉट रिएक्ट, कभी रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते भैया? भाई ये बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होते हैं, और इसी रिएक्टिविटी की वजह से, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे हम बताएंगे भाई रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होती है? तो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में सोडियम और पोटेशियम क्यों आते हैं? क्योंकि विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ये नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि विगोरसली रिएक्ट नहीं करते, इनको तो हीट करना पड़ता है। और ये सबसे नीचे कौन आते हैं? कौन से? गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि भाई ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये होगी तुम्हारी रिएक्शन। आ जाओ, इसी बेसिस पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज बना ली। देखो ये टॉप पे बैठे हैं, है ना, ये उसके बाद ये फिर मॉडरेट वाले आ गए, उसके बाद ये बिल्कुल जो नहीं रिएक्शन करते वो वाले आ गए। तो इस तरीके से तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। याद करवाइए ये ट्रिक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। भाई पानी के साथ रिएक्शन कैसे होती है मेटल्स की, ये देख लो। सिंपल सी बात है, जब भी हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ध्यान रखना, अपनी पिछली वाली रिएक्शन में जो अपना मेटल ऑक्साइड बना था वो कैसा था भाई? बेसिक इन नेचर था। कैसा था? बेसिक इन नेचर था। मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। आगे बढ़ो, तो सबसे पहले तो ये देख लो, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेंपरेचर, सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, और कुछ तो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ना हॉट से ना कोल्ड से करते हैं, और देयर आर सम मेटल्स जो रिएक्ट ही नहीं करते, और इसी बेसिस पे फिर से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बन जाती है। एग्जांपल देखो, सोडियम पोटेशियम की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। इनमें इतना कीड़ा रिएक्शन करने का कि इन्हें ठंडे पानी से भी अगर रख दोगे तो भी रिएक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो? कीड़ा, बात समझ गए तुम लोग, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम की रिएक्शन करवाओगे, पोटेशियम की रिएक्शन करवाओगे, कैल्शियम की रिएक्शन करवाओगे, तो ध्यान रखना क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्साइड बननी होती है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। भैया ये वाला फॉर्म आपने कैसे बनाया बेटा? सोडियम की वैलेंसी 1 है, OH की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NaOH बन जाएगा। ऐसे अगर तुम कैल्शियम OH की बात करोगे तो OH की हमेशा 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले चैप्टर में बताया
था याद होगा सभी को, ठीक है, अदरवाइज दोबारा रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस यहां पे तुम्हें देखने के लिए मिलने वाली है, ध्यान रखना। अच्छा भैया दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जितना नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम होती रहेगी, कीड़ा कम होता रहेगा, कीड़ा कम होगा तो खुद से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इन्हें ठंडे पानी की जगह गर्म पानी देना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है, कौन सा तुम्हारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमेशा तुम्हारे किससे रिएक्ट करेगा, गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, ठीक बात है। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक कभी भी ना तो कोल्ड से रिएक्ट करते ना हॉट से रिएक्ट करते, इनके लिए चाहिए भाई भाप, दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बहुत तगड़ा डिफरेंस देखो, यहां पे हाइड्रोक्साइड बन रहा था है ना, OH OH वाला, लेकिन जब बात करते हैं स्टीम से तो बेटा क्या बनता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, आयरन की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड बनती है along with हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो हमारे आ जाएंगे भैया नॉन रिएक्टिव मेटल्स, दीज मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये पानी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो, ध्यान रखना मेरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से पेपर में पक्का क्वेश्चन आना है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर एंड रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इवन कैचेस फायर ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। देखो ये वाली रिएक्शन में बहुत रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि रिएक्शन बहुत जल्दी करते हैं, वायलेंटली करते हैं, और इतनी हीट यहां पे निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, हाइड्रोजन गैस होती है फ्लेमेबल, इसमें आग लग सकती है अच्छे से, तो बेटा इसमें आग लग भी जाती है और यहां पे बेटा आग आग हो जाती है जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है। वही बात करें अपने आगे कैल्शियम और मैग्नीशियम की, कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स व्हिच स्टिक टू द सरफेस ऑफ दीस मेटल्स। देखो इसमें तो हाइड्रोजन गैस जल जाती है, कैचेस फायर कर लेती है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन गैस बनी रहती है, और वो क्या करते हैं, सपोज करो तुमने पानी डाला हुआ है ना, इसमें तुमने कैल्शियम डाला हुआ है, तो कैल्शियम से रिएक्शन होगी और बनेगा हाइड्रोक्साइड, तो उसकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब वो कैचेस, वो फायर तो कैच नहीं कर रही, वो कहां है, वो इसके चारों तरफ चिपक जाएगी, जब चिपक जाएगी तो भैया हमारे जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो डूब नहीं सकते, क्योंकि लेस डेंस चीजें हमेशा क्या होती है, सरफेस पे आती है, वो तैरती हैं। तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये तैरना शुरू कर देगा पानी के ऊपर, इसलिए हमेशा फ्लोट करते हैं कौन कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अपने को 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, सिंपल सी बात है, एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाओगे तो ये रिएक्शन है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वो सैल्मन बाई वाली रिएक्शन, इसमें मैंने सैल्मन बाई को क्या कर दिया था, ऐश्वर्या राय जी से रिप्लेस कर दिया था, देखा था ना वन शॉट उसी में, ठीक है। तो भाई यहां पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जहां भी आता है, अगर उससे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारे मेटल की है, जिस मेटल की मैं बात कर रहा हूं, तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, यहां हाइड्रोजन गैस बनेगी। ध्यान दो कॉपर क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव नहीं है हाइड्रोजन से, वो लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, जो जितना ज्यादा हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, भाई गर्लफ्रेंड उसी को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई नो रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे बाकी सारे में रिएक्शन होगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी ये रिएक्शन होती है एसिड और मेटल की, तो हाइड्रोजन गैस बनता है हर एक रिएक्शन में, एक्सेप्ट अ केस जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट केस ऑफ HNO3। भैया ये क्या होता है, देखो मैंने सारी रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, एसिड की HCl भी लिखा है, H2SO4 भी लिखा है, मैंने कहीं भी HNO3 तो लिखा ही नहीं है। भैया HNO3 कैसे, मतलब देखो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन गैस जब बनती है ना इस रिएक्शन में, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, बना देता है पानी, और खुद से क्या हो जाता है भैया, खुद से हो जाता है रिड्यूस। ध्यान से देखना, अगर मैं मान लो ले लूं तुम्हारे पास कोई एक ऐसा एग्जांपल, लेट सपोज मैंने लिया तुम्हारा जिंक प्लस में HNO3, ठीक है, तो रिएक्शन होनी होती तो कैसे होती, जिंक का नाइट्रेट बनता, ठीक है। अच्छा एग्जांपल दो, ध्यान रखने पेपर में नहीं पूछते, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद तुम्हारी बननी चाहिए थी हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन करने में मदद, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, तो ये हाइड्रोजन बन जाता है H2O। अच्छा जी, बनना चाहिए था H2, लेकिन क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, और HNO3 खुद रिड्यूस होकर बना देता है NO2 गैस। तो ये आपको एक्सेप्शनल केस देखने के लिए मिलता है HNO3 का, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस HNO3 का हर किसी मेटल के साथ होगा एक्सेप्ट दो, किन किन के साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ ऐसा नहीं होता। मैग्नीशियम और मैग्नीज में तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, जैसे हाइड्रोजन बनता है तो हाइड्रोजन ही बनता है, वहां पे कुछ नहीं होता ऐसा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यार नाइट्रिक एसिड एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्सेप्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज के लिए नहीं है, बाकी सारे अदर मेटल्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भैया अपने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में एक्वारिजिया। भैया एक्वारिजिया क्या होता है, ध्यान दो, अगर मैं किसी HCl को अपने गोल्ड के सामने रखूंगा तो गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, नो रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। सेम अगर मैं कहीं रख दूं HNO3 को गोल्ड के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इन दोनों का एक मिक्सचर बना लूं और उस मिक्सचर में मैं ले लूं 1 पार्ट HNO3 का 3 पार्ट HCl के 3:1 में ले लूं, तो जो मिक्सचर बनेगा उसे कहते हैं एक्वारिजिया। ये इतना हार्श होता है ना कि गोल्ड जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल से भी रिएक्ट कर लेता है, और भाई गोल्ड भी क्या कर लेता है इस मिक्सचर से रिएक्शन कर लेता है, ऐसे कहते हैं हम लोग एक्वारिजिया, ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड है इसका, रॉयल वाटर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। रेशो याद रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीस एसिड्स कैन डू सो अलोन, मतलब अकेले नहीं कर पाएंगे ऐसा, लेकिन मिक्सचर जब दो दोस्त मिल जाते हैं ना, तो भाई हवा खराब कर देते हैं, गोल्ड जैसे एलिमेंट की भी उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। दो दोस्तों की यूनिटी होती है बहुत तगड़ी ज्यादा, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन यार ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट मतलब तुम्हारा कोई भी एक मेटल का सॉल्ट, जैसे कि तुम्हारा जिंक कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट सारे तुम्हारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर तुमने एक मेटल रखा, ठीक है, यहाँ पे
सोल्ट सॉल्यूशन है बी मेटल का, इसमें कोई दूसरा मेटल है और यहां पे तुम्हारा मेटल ए है, ठीक है, मेटल बी है, मेटल ए है। अब ये रिएक्शन कब होगी? अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो इस मेटल बी को रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा और ये रिएक्शन बेटा हो जाती है सोल्ट सॉल्यूशन वाली। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाओगे, कॉपर सल्फेट का खुद का कलर कैसा होता है भाई? ब्लू कलर होता है। सही बात है, ब्लू कलर होता है। कलर यहां पे ध्यान रखने, वैसे पहले चैप्टर में भी थे लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबको पता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा इंस्टेड ट्राई हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो कॉपर तो बहुत नीचे आता है, तो जिंक इसको धक्का मारेगा, खुद आके बैठ जाएगा। और जिंक का कलर होता है कलरलेस। जैसे ही तुम्हें कलरलेस सॉल्यूशन दिखने लगेगा, तुम्हारा ब्लू कलर जाने लगेगा, मतलब रिएक्शन हो गई है, कॉपर अलग हो जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। ऐसे तुम Fe के सामने कॉपर सल्फेट को रखोगे, Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe इसको हटाएगा, इसका कलर कैसा था? ब्लू था, ठीक है ना। FeSO4 कैसा होता है भाई? ग्रीन कलर का होता है, तो क्या होगा? ये ग्रीन कलर आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। सोल्ट सॉल्यूशन में बहुत तगड़ी रिएक्शन इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इसको याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये थर्माइट रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हम Fe2O3 की रिएक्शन करते हैं, ये एक्वस में होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम से, तो क्या होता है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन अलग हो जाएगा। एक तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हीट निकलती है। और जो हमारा बाकी सब जगह में कॉपर सॉलिड आ रहा था, कॉपर सॉलिड आ रहा था, हमारा Fe यहां पे सॉलिड आना चाहिए था, लेकिन हीट इतनी होती है कि भाई ये पिघल जाता है और हमारा भैया किसमें होता है? ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब हमारे रेलवे के प्लेटफॉर्म में क्रैक्स आ जाते हैं ना, ये टूट जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं किसी लोहे को सॉलिड स्टेट में ठोकने की कोशिश करूंगा, वो जाएगा ही नहीं, वो बीच के गैप्स भरेगा ही नहीं। तो हम इस रिएक्शन से लिक्विड आयरन ले लेते हैं और भाई उसको इन क्रैक्स के अंदर डालते हैं और थर्माइट रिएक्शन की हेल्प से हम इन क्रैक्स को भर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना थर्माइट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं भाई नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल की खत्म हो गई हमारी, बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखना, ये ऑक्साइड हमारी हमेशा कैसी होती है? एसिडिक होती है। ये क्या करती है भाई? ये करती है टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस से भैया रेड में कन्वर्ट कर देती है लिटमस के कलर को, ठीक है, क्योंकि एसिडिक होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल तुम्हारी अगर कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्शन करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नॉन मेटल्स बाकी किसी से रिएक्शन नहीं करता। नॉन मेटल्स ना कभी पानी से रिएक्शन करता, ना कभी एसिड से रिएक्शन करता। नॉन मेटल्स किसी से रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, अब आगे आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम है भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया ये कैसी ऑक्साइड होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान से देखना। Those metal oxides which can react with both acid and base are termed as amphoteric oxide। मतलब भैया, मतलब तो अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम यहां पे साफ साफ देखो कि कुछ ऑक्साइड, जैसे कि मैं मान लूं ये ऑक्साइड किसकी बात कर रहे हैं? केवल जिंक की बात कर रहे हैं और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं जिंक ऑक्साइड क्या होता है भाई? जिंक ऑक्साइड क्या होता है भैया? जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये है एक मेटल की ऑक्साइड। और आपने बताया था कि मेटल की जो ऑक्साइड होती है ना, वो होती है कैसी? बेसिक इन नेचर होती है। और बेस किससे रिएक्शन कर सकता है? केवल एसिड से रिएक्शन कर सकता है ना यार। बेस तो केवल एसिड से रिएक्शन करता है, अपोजिट एक दूसरे से रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। भाई लड़का लड़की से शादी करेगा ना, लड़का लड़के से ना करेगा भैया, अभी हो जाती हैं। अबे वो एक्सेप्शनल केस है, अगेन एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, लेकिन नेचुरली तो नहीं होता ना ऐसे, है ना। अभी जो होता है वो होता है, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता। तो होना भी क्या चाहिए था कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है वो एसिड से रिएक्शन करनी थी, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसी होती है कि वो बेस होके बेटा बेस से ही रिएक्शन भी कर लेती हैं। और ऐसी किसी रिएक्शन को कहते हैं भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड से भी बेस से भी रिएक्ट कर लेती है। केवल दो ऑक्साइड ऐसी होती हैं, एक अपनी एल्यूमिनियम की, एक अपनी जिंक की। रिएक्शन कैसी होती है ध्यान रखना, क्योंकि प्रोडक्ट तुमसे पूछा सकता है पेपर में। तो जिंक ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, Cl वहां चला जाएगा, Zn इधर आ जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है ना। ये तुम्हारा सोल्ट बन जाएगा प्लस वाटर, तुम्हारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड वाले चैप्टर से, ठीक है। अच्छा भैया, और अगर जब तुम बात करोगे ZnO की NaOH से, तो क्या होगा? फिर से क्या होगा? Na वहां चला जाएगा, Na2ZnO2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। इसको याद करने का तरीका क्या था? इसका याद करने का तरीका था ना टू, ठीक है ना। वही वाला जो मैंने अपने उसमें बताया था ना मंजोट में, है ना, आई बलाओ को तल तू वाले गाने से इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। तो तुम इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसका नाम पूछ सकते हैं। नाम क्या है इसका बेटा? इसे कहते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट, हम इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या आयनिक कंपाउंड क्या होता है? ध्यान देना, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है भाई? आयनिक कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो यार मेटल्स और नॉन मेटल्स एकदम अपोजिट होते हैं, है ना, एकदम लड़का लड़की की तरह, एकदम बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर ये लूज करते हैं और ये गेन कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है भाई? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बन जाता है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं होता है 2,8,1, ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन की बात करूं होता है 2,8,7। इसको अपनी लास्ट शेल में 8 दिखाने तो इसको 1 को देना पड़ेगा, और इसको अपनी लास्ट शेल में 8 दिखाने तो इसको 1 को लेना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इसके पास 7 ऑलरेडी होते हैं, ट्रांसफर कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास कोई बचता नहीं है। और यहां तुम्हारे पास क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, इसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज। ये बन जाते हैं आयंस, ठीक है, और बनता है आयनिक बॉन्ड। ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले आयन को कटायन बोला जाता है, नेगेटिव वाले को अनायन बोला जाता है,
ठीक है, चलिए, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफरिंग और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एज अ रिजल्ट यहां पे क्या बनता है, स्टेबिलिटी आती है और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, ये एक फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की फोर्स है, ठीक है ना, व्हिच होल्ड्स द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं भाई, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के भाई प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल नेचर की बात करूंगा तो भाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो भाई आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी की बात करूंगा तो पानी में क्या होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल जैसे सोल्ट्स में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ऑब्वियस सी बात है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज जहां होगा वहां पे करंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे मेटल्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो फ्लो कर सकते हो, कंडक्शन पॉसिबल है। लेकिन कंडक्शन कब पॉसिबल है, जब वो लिक्विड स्टेट में, मेल्ट स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। अगर सॉलिड होंगे तो टाइटली पैक्ड होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर है किसमें, केवल और केवल अपने मोल्टन स्टेट में, लेकिन सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की। तो सिंपल सी बात है, सोडियम मेरे पास यहां पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ये किसको दे देगा, इसके पास हो जाएंगे 8, यहां पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव का, भैया क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ध्यान रखना, अपने को इलेक्ट्रॉन्स कौन से दिखाने होते हैं, बैलेंस, आखिरी शेल वाले दिखाने होते हैं। भाई सोडियम होता है 2,8,1, तो इसकी आखिरी शेल में कितने, एक तो आपने 1 दिखाया, उसके बाद 2,8,7, इसकी आखिरी शेल में कितने, 7, आपने 7 दिखाए हैं। तो आखिरी शेल वाला एक यहां से वहां भाग गया, तो उसका आखिरी शेल में कुछ भी नहीं बचा, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी आखिरी शेल में 8 हो गए तो माइनस लग गया। सेम गोज विद मैग्नीशियम, आखिरी शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2,8,2, ठीक है ना। 2 आपने यहां दे दिए, ये बन गया अपना Mg2 पॉजिटिव और अपना 2 नेगेटिव, यहां पे आ गया तुम्हारा MgO। ऐसे तुम्हारा MgCl2 में Mg ने एक किसको दिया, एक किसको दिया, Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज और तुम्हारे 2 Cl हो गए, कुछ ऐसे वाले, यहां पे 2 नेगेटिव ना आके क्या हो जाएगा, अकेले अकेले पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, अकेले अकेले पे नेगेटिव आएगा और ऐसे करके तुम्हारा बन जाएगा MgCl2। इस तरीके से तुम्हें दिखाना होता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में तुम्हें पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है जो याद रखनी है। पहले तो मेटलर्जी क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, उसमें मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है, जो तुम मेटल्स को निकालते हो अर्थ के सरफेस से। अगली बात, मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ऐसी जगह अर्थ का वो पार्ट जहां पे तुम्हें एलिमेंट्स मिलते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। लेकिन ऐसी जगह मिनरल्स में जहां पे तुम अपने अपने मेटल को, अपने एलिमेंट को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली बाहर निकाल सको, हर जगह से प्रॉफिटेबली नहीं निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कहीं पे खुदाई करके तुम्हें गोल्ड मिल रहा है 50 करोड़ का, खुदाई में लग गए 100 करोड़, तो क्या वो मिनरल है, हां, क्या वो और है, नहीं, और केवल वो होती है जहां से तुम अपने मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सको, ठीक है ना। सो द मिनरल्स बाय व्हिच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड एज ओर्स। मतलब हर एक और मिनरल है लेकिन हर एक मिनरल और नहीं है, ठीक है। उसके बाद गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल एंड एटसेट्रा, कहते हैं लोग गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजें होती हैं हम क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे 4 स्टेप होते हैं भैया किसी भी प्योर मेटल को क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, द इंप्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो हमें गैंग पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अगली बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखना, अपने मेटल को निकालते हो ना, या तो वो फ्री स्टेट में होगा या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा। फ्री स्टेट में कौन होते हैं, बहुत रिएक्टिव नहीं होते, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, गोल्ड सिल्वर ये सब। लेकिन कुछ मैक्सिमम जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, वो जुड़े हुए होते हैं, तो हमें उनको अलग करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, उनकी सल्फाइड हो सकती है, कार्बोनेट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली सल्फाइड कार्बोनेट को नहीं हटा सकते, पहले हमें उनसे ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाना आसान होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। तो कार्बोनेट और सल्फाइड से हम क्या करेंगे, उनकी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, और जब मेटल ऑक्साइड आ जाएगा तब वहां से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे, मेटल हमारा हो जाएगा फ्री। अब मेटल बनने के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, तो फाइनली हम करते हैं रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल इनटू प्योर मेटल, ठीक है। ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम कन्वर्जन करेंगे ना मेटल ऑक्साइड के अंदर, तो वो 2 तरीके से होता है, या तो रोस्टिंग होती है या फिर कैल्सिनेशन होता है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अगर मेरे पास सल्फाइड है, द हीटिंग ऑफ सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखना, सल्फाइड में हम रोस्टिंग करते हैं और यहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और तुम्हारा SO2 बाहर निकल जाएगा, इसे कहते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन केवल और केवल किसका होता है बेटा, कार्बोनेट्स का होता है। ध्यान रखना, केवल किसका होता है, कार्बोनेट्स का होता है। द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। कार्बोनेट है, हीट करोगे ZNO बनेगा, CO2 बनेगा, तो ऑक्साइड बन जाएंगे हर जगह। याद करना तरीका बहुत आसान है, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट। कार्बोनेट के फॉर्मूले में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन की यहां पे एब्सेंस होनी चाहिए, और सल्फाइड तुम्हारा रोस्टिंग, यहां पे ऑक्सीजन नहीं होता सल्फाइड में, तो ऑक्सीजन तुम्हें अलग से चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ इन लो एक्टिविटी सीरीज में, मतलब कि कॉपर और मरकरी जैसे केस में, जहां पे लो एक्टिविटी बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। तो लो एक्टिविटी में ध्यान रखना, बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, इनको अगर मुझे ऑक्साइड से हटाना है तो खाली हीट करके काम चल जाता है, ठीक है। सल्फाइड और मैक्सिमम प्रेजेंट होती है लो एक्टिविटी सीरीज में, मतलब इन दोनों की आपको सल्फाइड देखने के लिए मिलते हैं, कार्बोनेट देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलते। तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें सल्फाइड मिली, तुम्हें हीट करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब रोस्टिंग करनी है सबसे पहले, और रोस्टिंग करने के बाद जब तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा कौन, अपना ऑक्साइड, तो उसको जस्ट हीट कर दो, क्योंकि बहुत अनरिएक्टिव है, हीट करने से ही क्या हो जाता है, हमारा अपना प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी निकल के आ जाता है, खाली मर्क्यूरी आ जाता है। सेम गोज विद कॉपर, ठीक है ना। पहले तुम्हें क्या करना है, अपना रोस्टिंग कर देनी है। रोस्टिंग करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, जो तुम्हारे
पास ऑक्साइड आएगी, जस्ट उसको हीट कर दोगे और तुम्हारा काम बन जाएगा, कॉपर तुम्हें अलग से मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगर हम अपने मिडिल एक्टिविटी सीरीज की, मतलब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है लेकिन कम रिएक्टिव भी नहीं है, मॉडरेटली है, तो भाई इनमें सल्फाइड भी होते हैं, कार्बोनेट भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास सल्फाइड है तो पहले क्या कर दोगे, पहले कर दोगे रोस्टिंग, ठीक है ना, रोस्टिंग कर दोगे। और अगर तुम्हारे पास मान लो कार्बोनेट है तो पहले तुम क्या कर दोगे, इसका कैल्सिनेशन कर दोगे, ठीक है ना, कैल्सिनेशन कर दोगे। और जैसे ही तुम्हारे पास क्या जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा, तुम क्या कर दोगे, यहां पे खाली हीट से काम नहीं चलता क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव है, तुम्हें यहां पे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो इसका ऑक्सीजन लेके भाग जाए जबरदस्ती। वो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे होता है भाई कार्बन। कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और जिंक को अलग कर देगा। तो यहां पे तुम्हें कार्बन की हेल्प लगती है, खाली हीटिंग से काम नहीं चलता। अपने इन सारे मेटल्स में ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं लो मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले। बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि तुम्हारा पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, बहुत रिएक्टिव है। इसमें क्या होगा, द मेटल्स हाई इन एक्टिविटी सीरीज वेरी रिएक्टिव कांट बी ऑब्टेन्ड बाय देयर कंपाउंड्स, या तो ना तो हीटिंग से होंगे ना कार्बन से होंगे। इनके लिए हमें करना पड़ता है भाई इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का झटका देना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं भैया, एक NaCl लेते हैं अपनी लिक्विड स्टेट में, इस बीकर में रखेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, बिजली यहां से हम पास कर देंगे। तो NaCl क्या हो जाएगा, सबसे पहले टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, बिजली के झटके से। ठीक है, टूट गया। उसके बाद एनोड, एनोड अपनी क्या होती है भैया, एनोड होती है अपनी पॉजिटिव। ठीक है, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और Cl2 गैस बना देगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे निकलेंगे, पास होकर जाएंगे कैथोड पे, और जब जाएंगे तो 2 सोडियम Na पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और 2 Na बन जाएगा। पूरी रिएक्शन क्या हो गई भाई, पूरी रिएक्शन हो गई हमारी 2 NaCl से, हमारी 2 NaCl से भाई 2 Cl नेगेटिव 2 Na पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, 2 NaCl बनाएंगे। यहां से मुझे मिल जाएगा 2 Na प्लस में Cl2 गैस, और ऐसे करके मेरा Na हो जाएगा अलग। ठीक है, तो जितने भी हाईली रिएक्टिव केस हैं उन सब में हमें एनोड कैथोड की रिएक्शन को याद रखना है। ध्यान रखना NaCl की पेपर में पूछी जाती है, एनसीईआरटी में खाली NaCl ही दिया हुआ है, तो और याद करने मत बैठ जाना। ठीक है, उसके बाद अब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने हाईली रिएक्टिव को भी क्या कर लिया भाई, मेटल को अलग कर लिया। अब रिफाइनिंग की बारी आती है कि भाई रिफाइनिंग करते हैं, तो जब इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमें रिफाइनिंग के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस ही करना पड़ता है, वो पूरा अपने सिस्टम लगा के, अपना बैटरी लगा के। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सेल, आयंस फ्रॉम द एनोड एंटर द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द सेम नंबर ऑफ मेटल्स आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। समझते इसको क्या करना है, देखो तुमने क्या करना है, तुम्हें सिंपल सी बात करनी है कि तुम्हारे जो एनोड होगी ना, एनोड तुम बना दोगे इंप्योर कॉपर से। किससे बना दोगे, इंप्योर कॉपर से बना दोगे। ठीक है, कैथोड तुम बना दोगे अपनी प्योर कॉपर से। ठीक है भैया, प्योर कॉपर से हमने कैथोड बना दिया, और यहां पे ले लोगे तुम एक सॉल्ट का सॉल्यूशन जो कि कॉपर का ही होना चाहिए, है ना, CuSO4 कॉपर का ही होना चाहिए। होगा क्या, जब तुम बैटरी को ऑन करोगे तो एनोड का जो इंप्योर कॉपर है ना भाई, जो इंप्योर कॉपर है उसमें इंप्योरिटी और कॉपर, कॉपर क्या करेगा, सबसे पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव। अब कॉपर पहले चिपका हुआ था इंप्योरिटी से, अब ये बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव, तो क्या ये यहां पे रह सकता है, एनोड पे नहीं, ये टूट टूट के नीचे गिरने लगेगा सॉल्यूशन में, और जो इंप्योरिटी होगी वो नीचे आके बैठ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव यहां आता गया, इंप्योरिटी नीचे आके बैठ गई, इंप्योरिटी को कहते हैं हम लोग एनोड में, क्योंकि एनोड की गंदगी गिर रही है नीचे। अब क्या होगा, जब ये कॉपर 2 पॉजिटिव इधर आएंगे तो बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है जल्दी समझो, कैथोड होता है तुम्हारा नेगेटिव, एनोड होता है तुम्हारा पॉजिटिव। अब क्या होगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अब कैथोड पे जो नीचे एक्स्ट्रा Cu2 पॉजिटिव में कैथोड पे जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड ने दिए थे वो वायर से पास होकर इधर आएंगे, और कैथोड पे जाके नीचे वाले सॉल्ट से कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को फिर से पकड़ लेंगे और बन जाएंगे कॉपर सॉलिड। ये वाली तो धीरे धीरे कम होती गई और ये वाली बढ़ती गई, और हमारा प्योर कॉपर वाले पार्ट पे बहुत सारा प्योर कॉपर जमा होता है, क्योंकि इंप्योरिटी तो नीचे आके बैठ गई। इस तरीके से हम लोग करते हैं भाई कॉपर की रिफाइनिंग। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फाइनली बात करते हैं कोरोजन की। भाई कोरोजन क्या होता है, सो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, डिटोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एयर। ठीक है ना, एयर वाटर से रिएक्शन होती है, तो हम कहते हैं भैया कोरोजन। स्पेशली आयरन के कोरोजन को हम कहते हैं रस्टिंग। ध्यान रखना फॉर्मूला क्या है, Fe का जब रस्टिंग होता है Fe2O3.X2O, इसे कहते हैं हम लोग रस्ट। ध्यान रखना है जो Fe होता है ना, ये फेरिक की फॉर्म में होता है, ना कि फेरस की फॉर्म में। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो रस्टिंग कैसे होती है भाई, ये H2S से रिएक्ट कर लेते हैं और बना देते हैं सिल्वर की सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर की है, क्या होती है, कोटिंग होती है, जिससे कि हमारे सिल्वर की चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसे कॉपर CO2 से रिएक्शन कर लेता है, पानी से रिएक्शन कर लेता है, और ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ये यहां पे इसका कोरोजन होता है। ठीक है, बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो भाई पेंटिंग से इसको प्रिवेंट कर सकते हो तुम लोग। प्रिवेंट कर दो पेंट से, अपना ऑक्सीजन कभी आ ही नहीं पाएगा अटैक करने के लिए। ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, जिंक की लेयर लगा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, कोई दूसरा इलेक्ट्रो मतलब दूसरा मेटल लगा दो जो कि लेस रिएक्टिव, उसके ऊपर लेस रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन उस पे अटैक कर ही नहीं पाएगी। उसके बाद एलोइंग कर सकते हो। भैया एलोइंग क्या होता है, एलोय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। ठीक है, अच्छा भैया एलोइड्स को हम क्या करते हैं, एलोइड्स आर मेड बाय फर्स्ट मीटिंग द प्राइमरी मेटल। मेल्ट करेंगे प्राइमरी मेटल को, उसको डिसॉल्व कर देंगे अदर एलिमेंट्स के साथ में। जैसे कि ब्रॉन्ज को हम लोग मिला दे, ब्रॉन्ज कैसे, ब्रास कैसे बनता है, ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक को मिला के, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के, सोल्डर लेड और टिन को मिला के। स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है, आयरन निकल क्रोमियम कार्बन से मिला के। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अपने प्योर मेटल में नहीं होती वो इस एलॉय में आ जाती है। फॉर एग्जांपल भाई अपने आयरन में जंग लगता है, कोरोजन होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता। ठीक है, दूसरी बात, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज
लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एन एलोय, मान लो सिंपल सी बात है, तुम्हें एक ऐसी चीज बनानी है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को तुम्हें करंट नहीं लगना चाहिए, तुम लोग क्या बनाओगे भाई, तुम लोग एलोय बना दोगे, ठीक है। सोल्डर एंड एलोय ऑफ लेड एंड टिन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगर तुम टिन को खाली यूज करोगे, एलोय को खाली, लेड को खाली यूज करोगे तो कभी वेल्डिंग में काम नहीं आएगा, लेकिन एलोय बनने के बाद किसमें काम आ जाएगा, वेल्डिंग में काम आ जाएगा। तो ये हमारी एलोय की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये 4 एलोय तुम्हें याद रखने हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि मजा आ गया होगा इस रैपिड रिवीजन में, ठीक है। अगली बार फिर से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।